नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम आज के इस वीडियो में कई सारे पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा टेस्ट बी डेस्टिनी क्या थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, भारत का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन में कौन कौन सी समस्या आई, विभाजन के परिणाम क्या थे, रजवाड़े क्या थे, रजवाड़ों को भारत में विलय कैसे हुआ, कौन कौन से रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, किस प्रकार से भारत ने रजवाड़ों को भारत में शामिल करा, हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इस वीडियो का ट्रस्ट विद डेस्टिनी। देखो, ट्रस्ट विद डेस्टिनी एक भाषण है जिसे 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्य वधु से चिर प्रतिशत भेंट नामक भाषण भी कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के समय भारत के सामने मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। मुख्य 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो पहली चुनौती थी एकता स्थापित करना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरी चुनौती थी सभी वर्गों का विकास। ये 3 चुनौती भारत के सामने महत्वपूर्ण चुनौती थी। इन 3 चुनौतियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहली चुनौती एकता स्थापित करना। देखो, भारत अपने आकार के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में आज़ादी के समय भारत का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो सभी को ऐसा लगा कि भारत ऐसी विपरीत स्थिति में एक रह पाएगा या नहीं। हमारी अगली चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। तो भारत की दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, भारत ने अपनी जो चुनाव प्रणाली बनाई थी, अपना संविधान बनाया था, वो किसके आधार पर बनाया था, लोकतंत्र के आधार पर। जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह आई थी कि भारत बहुत बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अचानक लोकतंत्र कैसे कायम करा जाए, सभी लोगों को वोट किस प्रकार दिए जाए और सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक कैसे किया जाए, ये सभी समस्याएं लोकतंत्र स्थापित करने में आ रही थी। हमारी तीसरी समस्या थी सभी वर्गों का विकास। भारत के सामने जो तीसरी समस्या थी वो विकास से संबंधित थी, जिसमें सरकार को ऐसी योजना बनानी थी जिसमें सभी व्यक्तियों का बराबर विकास हो सके, एक समान विकास हो सके, जो गरीब पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका भी विकास हो सके। हमारा अगला पॉइंट है द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि 2 धर्म का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इस सिद्धांत के जरिए कहा गया था कि भाई मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, जिस कारण द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जरिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी थी। इसमें कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जरिए मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। भारत का विभाजन कैसे हुआ, तो हमें पता है भारत का विभाजन 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 में हुआ था। देखो, हमारे देश का जो विभाजन हुआ था इसका जो आधार बना वो धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जिसमें कहा गया था भाई यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है वो पाकिस्तान होगा, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वो क्षेत्र भारत कहलाएगा। अगला पॉइंट, भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण कई सारे देश में समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं को हम पढ़ते हैं। पहली समस्या थी तो भारत के विभाजन के कारण लोगों को मजबूरन अपना देश छोड़कर दूसरे देश मतलब कि सीमा पार जाना पड़ा। जो भारत में मुसलमान थे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत आए। दूसरा पॉइंट है लोगों को बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा।
कहीं आने जाने में, मतलब देश का विभाजन हुआ तो अचानक लोगों को एक देश से दूसरे देश में पलायन करना पड़ा, हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई और कई लोगों की जानें गई। अमृतसर तथा कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्म के आधार पर दंगे हुए, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद ही घर की बेटी और बहुओं को मार डाला ताकि दूसरे धर्म के लोग उनकी इज्जत वगैरह ना लूट लें। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। लगभग 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी कराई गई, धर्म परिवर्तन कराया गया। ये सभी समस्या हमें आज़ादी के समय देखनी पड़ी। अगला, आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा क्यों लिया? आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि गांधी जी जो आज़ादी के बाद जो देश में हिंसा हो रही थी, इस हिंसा से बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसलिए वो जश्न में शामिल नहीं होना चाहते थे। दूसरा, उन दिनों जो गांधी जी कलकत्ता गए, वहाँ उन्होंने हिंसा रोकने के लिए लोगों से अपील करी। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में भी लोगों से उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए अपील करी। दिल्ली में आकर हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने उपवास रखा, जिससे हिंसा तो कम हुई, तनाव कम हुआ, लेकिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, गोली मार के। हमारा अगला पॉइंट है रजवाड़े। देखो, आज़ादी से पहले भारत 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देशी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रांत वह क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था, और रजवाड़े वह क्षेत्र हुआ करता है जहाँ पर अंग्रेज लोग, मतलब राजा लोग अंग्रेजों के गुलाम होकर शासन किया करते थे, अंग्रेजों के अधीन होकर शासन किया करते थे। अब देखो, जो रजवाड़े, जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत में 565 रजवाड़े हुआ करते थे। अब ये रजवाड़े भारत में शामिल कैसे हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि भारत के आज़ाद होते ही सभी रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद होने के बाद चाहे वह भारत में शामिल हो जाए, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, या अपने आप को स्वतंत्र रियासत बना ले, ये फैसला रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया, जनता को नहीं दिया गया। भारत के आज़ाद होते ही इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की बात की। उसके अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत बनाने की घोषणा कर दी। धीरे धीरे भोपाल के नवाब और कई रजवाड़े अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की मांग करने लगे। भारत के नेताओं को ऐसा लगा ऐसे तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने कई बार कड़ा रूप धारण किया, सैनिक बल का प्रयोग करा। अधिकतर रजवाड़े भारत में स्वयं ही शामिल हो गए। इस प्रकार से रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ, भारत में शामिल हो गए रजवाड़े। अब इन रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वल्लभ भाई पटेल का था। अगला, हैदराबाद। देखो, हैदराबाद का भारत में कैसे विलय हुआ। देखो, जब भारत को आज़ादी मिली तो 4 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये थे हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर। ये रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इन सभी रजवाड़ों के बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे कि ये रजवाड़े भारत में किस प्रकार शामिल हुए। तो हमारा पहला था हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ एक देशी रजवाड़ा है। ये चारों तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके शासक का नाम निजाम था, और निजाम दुनिया के पैसे वाले लोगों में से गिना जाता था। निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था, इसलिए उसने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ हैदराबाद की स्वतंत्रता के लिए एक समझौता किया। ये समझौता 1 वर्ष के लिए था। इस समझौते के दौरान तेलंगाना के किसानों ने निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन किया। इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी, क्योंकि निजाम के शासन के दौरान सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर किए गए थे। निजाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए एक सैनिक बल तैयार करा, जिसे रजाकार कहा जाता था। और रजाकार एक नंबर के कट्टर, क्रूर
लोग थे जिन्होंने आंदोलन में जाकर गैर मुस्लिम लोगों को मारा, जो मुसलमान नहीं थे उन लोगों को मारा, महिलाओं पर अत्याचार करे, जिस कारण दुखी होकर भारत सरकार ने सितंबर 1948 में अपनी सेना हैदराबाद भेज दी और रजाकार और भारत की सेना के बीच में कई दिनों तक युद्ध चला, जिसमें रजाकार हार गए और भारत की सेना जीत गई। भारत की सेना के जीतते ही निजाम ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में शामिल हो गए। इस प्रकार से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके।